नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, इसकी एक्सपेंशन देखेंगे और अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं इसने वो देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्रिक्स सबसे पहले नाम नहीं था, सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC, ब्रिक। ये 4 देशों के फर्स्ट लेटर से बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्राज़ील का B, रशिया का R, इंडिया का I और चाइना का C। इन चारों ने बनाया था ब्रिक। अब देखिए ये बना कब। 2006 में G8 एक आउटरीच समिट हो रहा था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। तो उसी में इसकी एक बात हुई थी कि हम ऐसा कुछ ग्रुप हमें बनाना चाहिए, तब बना ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क में पहली ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और तब ये फॉर्मेलाइज हो जाता है। 2009 में सबसे पहले ब्रिक समिट बना था, ब्रिक्स में माइनस साउथ अफ्रीका, मतलब अभी तक यहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा है, ब्रिक्स नहीं बना है, ब्रिक है। तो सबसे पहले ब्रिक की मीटिंग कहाँ पे हुई? रशिया के येकातेरिनबर्ग में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रिक की पहली मीटिंग या समिट कहाँ हुई थी? रशिया के येकातेरिनबर्ग में। और कब हुई थी? 2009 में। फिर 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका का जो प्रपोज़ल था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और ब्रिक से ये जो ग्रुप है ये ब्रिक्स बन गया। तो पहले BRIC था, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। यहाँ पे ऐड हो गया साउथ अफ्रीका, क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, BRICS, ब्रिक्स बना। तो कब बना? 2010 में। अब ये सवाल बड़ी बार पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका कौन से ईयर में ब्रिक में सम्मिलित हुआ था? 2010 में सम्मिलित हुआ था। 2009 में ब्रिक बना था, 2010 में ये ब्रिक्स हो गया। 2011 में साउथ अफ्रीका ने पहला ब्रिक्स समिट जो था चाइना में उसको अटेंड किया। तो साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले 2011 में से अटेंड किया। 2014 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन होती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है? तो वो ब्रिक्स से जुड़ी है। ये सीधा सवाल पूछा गया है, ध्यान में रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से ईयर में हुई? 2014 में। यहाँ पे 6th ब्रिक्स समिट में फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। 2014 में 6th ब्रिक्स समिट था और यहाँ पे फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुई और इसके माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है पहले भी। तो अब यहाँ पे 3-4 सवाल बनते हैं। पहला, फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है? ब्रिक्स के साथ जुड़ा है। फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन कौन से ईयर में अडॉप्ट की गई थी? तो 2014 में। कौन से ब्रिक्स के समिट में अडॉप्ट की गई थी? तो 6th ब्रिक्स के समिट में। और फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन जो है इसका एंड रिजल्ट क्या आया? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बैंक आया। NDB बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई कौन से ईयर में? 2014 में। अब देखिए 2015 में ऊफा डिक्लेरेशन हुई ब्रिक्स की। ये 7th जो ब्रिक्स का समिट था जो रशिया के ऊफा में हुआ था, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। तो अगेन वही कि ऊफा डिक्लेरेशन किसके साथ जुड़ी है? ब्रिक्स के साथ जुड़ी है। अब यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए थे ऊफा डिक्लेरेशन में। यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस की बात हुई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात हुई और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात भी हुई। 2021 में 13th ब्रिक्स समिट हुआ था और यहाँ पे भारत ने चेयरमैनशिप करी थी और ये वर्चुअल समिट था क्योंकि 2021 में आप सब जानते हैं पूरी दुनिया किस चीज़ से ग्रसित थी? कोविड से ग्रसित थी। कोविड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स, फिर अलग अलग जो वैक्सीन बनी, सबको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये 3rd टाइम था जब इंडिया ने ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था। तब हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया ने कौन कौन से ईयर में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप संभाली है या ब्रिक्स को होस्ट किया है। 2012 में किया, 16 में किया, 21 में किया। 3 बार अभी तक इंडिया ब्रिक्स समिट को होस्ट कर चुका है, 2012, 16 और 21। चलिए 2022 में बीजिंग डिक्लेरेशन हुई। बीजिंग डिक्लेरेशन हुई इसका मतलब है कि ये समिट कहाँ हुआ? बीजिंग में। यहाँ पे 14th ब्रिक्स समिट में बीजिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री ने रशिया और यूक्रेन के बीच में
टॉक्स को, बातचीत को सपोर्ट किया था, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में व्यापक युद्ध अभी तक चल रहा है, आप सब जानते हैं। इस युद्ध का कारण क्या है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, इस युद्ध का क्रीमिया के साथ क्या संबंध है, जिसको रशिया ऑलरेडी एनेक्स कर चुका है। फिर ये दोनों पार्ट थे यूएसएसआर का, अभी यूएसएसआर का विघटन हो चुका है। तो यूएसएसआर बना कैसे, इसका विघटन कैसे हुआ, इसको मैंने अच्छे से एमसीक्यूज़ के माध्यम से अलग वीडियो में कवर किया, इसको भी जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे बीजिंग डिक्लेरेशन में एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से जो मसला जो है ये सुलझना चाहिए, इसकी बात हुई। दूसरा, कोविड-19 के खिलाफ हमने जंग लड़नी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिलियंस और इंडस्ट्रियल और सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी और लो कार्बन डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात होती है बीजिंग डिक्लेरेशन में। फंक्शनिंग की बात करें तो देखिए, ब्रिक्स के जो पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो यूएन चार्टर के ऊपर बिल्ट हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स और जो नॉर्म्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। कौन कौन से प्रिंसिपल, ओपननेस, प्रैग्मेटिज्म, सॉलिडेरिटी, नॉन ब्लॉक नेचर और न्यूट्रलिटी विद रिगार्ड टू थर्ड पार्टीज़, ये सारे यूएन चार्टर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका बेसिस बनता है ब्रिक्स के पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप। ध्यान से देखिए, ओपननेस, प्रैग्मेटिज्म, सॉलिडेरिटी, नॉन ब्लॉक नेचर, न्यूट्रलिटी। अब देखिए यहाँ पे ब्रिक्स का जो एक्रोनिम है BRICS, इसी के हिसाब से टर्न बाय टर्न एनुअल बेसिस पे जो मेंबर्स हैं वो चेयरमैनशिप लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, देन अगेन ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो नाम के हिसाब से यहाँ पे जो चेयरमैनशिप है वो ली जाती है। ब्रिक्स जो है वो एनुअल समिट में जो एक एक्शन प्लान तैयार होता है उसके बेसिस पे अगले एक साल काम करता है। ये 2010 से हो रहा है, 2009 में तो ब्रिक्स बना ही था, 2010 से यही हो रहा है कि हर साल एनुअल समिट होता है और एनुअल समिट में एक एक्शन प्लान तैयार होता है और उसके तहत जो एक्शन प्लान अप्रूव किया जाता है उसके तहत फिर काम किया जाता है। इनिशिएटिव्स की कुछ बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। तो कोऑपरेशन को और डायलॉग को बढ़ाने के लिए अलग अलग ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी या डेवलपमेंट्स के इश्यूज़ के लिए ग्लोबल पॉलिटिकल स्पेस दी जाती है, पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी की, इन सब चीज़ों की बात होती है। प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं कि मल्टीलेटरल सिस्टम और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में हम बढ़ावा दें। अब काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पर बढ़ावा देने की बात तो होती है, लेकिन क्या ये ऐसा हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में? नहीं। चाइना तो फुल्ली सपोर्ट करता है एंटी इंडियंस को, पाकिस्तान को, और इसका काफ़ी हाथ रहता है बांग्लादेश में भी। आप सब जानते हैं इस समय बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ों पे चाइना का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, मगर ठीक है, बोलने के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। मगर ऑब्वियसली रशिया का पूरा सहयोग भारत को रहता है। अब ऑब्वियसली मैं ये बातें इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। फिर ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्रिक्स के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पिलर का। जब हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन की, कि जो NSA हैं, जैसे इस समय हमारे भारत के NSA अजीत डोवाल हैं, तो NSA की मीटिंग होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑपरेशन का। यहाँ पे अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर डेलिब्रेशंस होती हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, और इसके साथ साथ ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी बात भी विस्तार से की जाती है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए यहाँ पे इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन जो है उसकी एक्सपेंशन की बात होती है। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स के ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि ट्रेड है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, MSME जिसे कहते हैं, एनर्जी, फाइनेंस एंड बैंकिंग भी आता है। यहाँ पर भी कोऑपरेशन की बात होती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है CRA, दैट इज़ कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज़्म है ताकि जो ग्लोबल लिक्विडिटी का प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट ब्रिक्स नेशंस को प्रोटेक्ट किया जाए। CRA जो है इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ को, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं और जहां पे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स को झेलना पड़ता है, तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है बाकी ब्रिक्स मेंबर्स के द्वारा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CRA। इस CRA का जो लीगल बेसिस था वो इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में। इसको फोर्टालेज़ा ब्राज़ील में साइन किया गया था। CRA के टोटल लेंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो $100 बिलियन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्रिक्स के मेंबर के लिए। इसकी जो CRA की टोटल लेंडिंग कैपेसिटी है वो $100 बिलियन है।
अब हम बात करते हैं एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको ब्रिक्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसका पर्पस है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इस एग्रीमेंट को 2014 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टालेजा में, वहाँ पे साइन किया गया था और बैंक जो है ये 2015 में अपना काम करना शुरू कर दिया था। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाइना के शंघाई में, लेकिन इसके 2 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, साउथ अफ्रीका में और ब्राज़ील में। मेरा मानना है कि इसका एक रीजनल ऑफिस भारत में भी होना चाहिए। अब देखिए फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इजिप्ट, उरुग्वे ये इसके नए मेंबर्स हैं। देखिए इसकी मेंबरशिप जो है ये ओपन है यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स के लिए। तो यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स भी बन सकते हैं ब्रिक्स के। जो वोटिंग पावर है वो हर मेंबर के पास इक्वल है और यहाँ पे जो कैपिटल का शेयर है वहाँ पर भी जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इक्वल ही होगा। हालांकि ब्रिक्स नेशन का जो शेयर है वो वोटिंग पावर से लेस देन 55% कभी भी नहीं हो सकता और किसी भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है जैसे कि यूनाइटेड नेशन में हमें देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसकी हिस्ट्री और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनडीबी जो है ये इस पॉइंट ऑफ टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 96 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $32.8 बिलियन इस समय कमिट कर चुका है। ब्रिक्स की पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रिक्स नेशन जो है वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है उसका एक सब्स्टिट्यूट पेमेंट सिस्टम बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको अल्टरनेटिव माना जाता है डॉलर डोमिनेंट पेमेंट सिस्टम का। जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है वो डॉलर डोमिनेंट है, तो इसका अल्टरनेटिव एक बनाने का प्रयास हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉलर की जो हेजमनी है उसे भी तगड़ा चैलेंज देने की बात हो रही है। यहाँ पे ईरान भी, रशिया भी और चाइना भी, ये तीनों इस समय इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो डॉलर की हेजमनी है उसको चैलेंज किया जाए और यहाँ पर डॉलर बेस्ड सिस्टम के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे भी रिड्यूस करने का काम हो रहा है। कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इंट्रा ब्रिक्स पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के ऊपर भी काम होता है। कल्चरल, एकेडमिक, यूथ, स्पोर्ट्स, बिजनेसेस के लिए रेगुलर एक्सचेंजेस के माध्यम से। इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे कि ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल है, ब्रिक्स यूथ समिट है, ब्रिक्स एकेडमिक फोरम है, ताकि इन सारे कंट्रीज़ के कॉमन मैन हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ आके अपना कल्चरल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, बिजनेस इन सारों को शेयर कर सकें। अब बात करते हैं भारत और ब्रिक्स की। देखिए भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स ग्रुप का और ब्रिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है भारत को। कैसे, देखिए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, ब्रिक्स जो है वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है ग्लोबल इंगेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, क्लाइमेट और ट्रेड के ऊपर। फिर आते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ब्रिक्स मेंबर की वजह से इंडिया जो है वो 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों की जो मार्केट है उसकी एक्सेस भारत को मिलती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। एनडीबी भी भारत में कई ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फंड करता है। अगर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म्स की बात करें तो ब्रिक्स के मेंबर होने के नाते भारत बाकी मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करता है ताकि इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट किया जा सके, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स को प्रमोट करके। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो क्योंकि भारत एक लीडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है उसको भी भारत बढ़ा सकता है, मुख्यतः ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पिलर्स के ऊपर भी काम कर सकता है, जैसे कि 15th ब्रिक्स समिट में जैसे इसकी एक्सपेंशन होती है तो वहाँ पे लीडर्स ने ब्रिक्स को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पिलर कहा। हालांकि भारत के आगे काफ़ी चैलेंजेस हैं क्योंकि जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो एशिया में वो थोड़ा चाइना सेंट्रिक है और दुनिया में वो थोड़ा वेस्ट सेंट्रिक है, तो यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इंडिया के लिए है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो 40 से ज़्यादा देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, उसमें 22 जो है उनको फॉर्मली अभी तक एडमिट किया जा चुका है। ब्रिक्स के जो लीडर्स हैं 15 समिट में वो एग्री हुए हैं कि हम एक नया मैकेनिज़्म तैयार करेंगे नए मेंबर्स को कंसीडर करने के लिए। फर्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपेंशन की बात करें तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई इन सारों को ब्रिक्स ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला था
और यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से ये नए मेंबर्स जो हैं ये जोड़े जा चुके हैं। अब सवाल है कि ब्रिक्स एक्सपेंशन का रीज़न क्या है, क्यों इतने लोग ब्रिक्स में आना चाहते हैं। सबसे पहले देखो, चाइना का एक स्ट्रेटेजिक मूव है अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। दूसरा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन विजिबल क्लब, एक ऐसा विजिबल क्लब है जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है और हम इसे मिस नहीं कर सकते हैं। फिर आता है कि जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑप्शंस की कमी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये ग्लोबल साउथ यूनिटी या एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट जो है उसे भी बढ़ावा देता है। तो मुख्यतः वो देश जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका से तंग हैं, या जो पश्चिमी देशों के थोड़ा खिलाफ जाना चाहते हैं, तो वो इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका का भी ब्रिक्स में आने का कारण यही था। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स ग्रुपिंग के आगे चैलेंजेस कौन कौन से हैं। बाकी ग्रुपिंग्स के साथ ओवरलैप हो जाता है। देखिए, अब इस प्रकार के पैरेलल ग्रुपिंग भी हैं अलग अलग डेमोक्रेसीज़ में, जैसे कि एक इप्सा आती है, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ओवरलैप हो जाता है ब्रिक्स के साथ, क्योंकि देखो ये सेम ही मेंबर हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स में भी हैं, ये इप्सा में भी हैं। फिर आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड ट्रेड डिस्प्यूट। अब इस समय कई मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना की बात कर लें तो हमारे बीच में काफ़ी ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। तो इससे भी ग्रुप की जो एबिलिटी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात करें तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। भारत के अलग हैं, चाइना के अलग हैं, रशिया के अलग हैं। तो कहीं ना कहीं जो रीजनल कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हैं वो कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो एक एकता है उसको थोड़ा वीक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना का BRI है, फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर डेवलपमेंट हैं, जैसे अरुणाचल को बोलता है कि हमारा है। तो इसकी वजह से भारत के साथ जो टेंशन हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ 3 कंट्रीज़। देखिए, मुख्यतः इंडिया, चाइना और रशिया, इन तीनों देशों का काफ़ी डोमिनेंस है ब्रिक्स में। तो ये बाकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, या बाकी जो भी हैं, इनकी एबिलिटी को कहीं ना कहीं हिंडर करता है और ग्रुप के डिसीजन और डायरेक्शन देने के लिए एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट इन देशों को नहीं मिलता है। अब ये भारत के केस में अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो शायद ये अच्छी बात नहीं है ब्रिक्स के लिए। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट कंट फेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट फेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।